अस्सलाम वालेकुम। कैफ वन लेक्चर 35 स्टार्ट करते हैं। चुप कर जाएं। अब इन कौमे की बात हो रही थी। किसकी? इन कौमे की। ये इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं कब? मुझे लगता है आपकी क्लास में ये नहीं लिखा था मैंने, है ना? लेजर में ये जरा दोबारा बाद में लिखेंगे ना, फिर इनकम और कैश किस तरफ आता है। अच्छा, इतनी बात हुई थी पिछली क्लास में लिखा है ना, इसलिए दोबारा मिटा दिया। सुनो, इनकम रिकॉर्ड करनी है कब? जब पैसे आ जाएं। यस सर। कैश का आना जरूरी है। हाथ के नीचे बैठ के ऐसी बात करोगे तो तुम बच जाओगे क्या? इनकम रिकॉर्ड करेंगे तब जब कैश आएगा। इनकम रिकॉर्ड करनी है तब, इनकम नहीं, इनकम अर्न होती है, अर्न होती है। इनकम रिकॉर्ड करते हैं हम तब जब हम उसे अर्न कर लें, यानी कमा लें। अब इनकम कैसे कमाते हैं जी? अगर गुड्स के केस में है तो हमने जो गुड्स थी वो डिलीवर कर दी, और अगर सर्विसेज हैं तो हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड, गुड्स आर डिलीवर्ड, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। नो मैटर कैश इज रिसीव्ड लिखा हुआ है। अच्छा, नो मैटर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, अच्छा जी चलें सही कर लेते हैं ऐसे। कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ठीक है जी भाई, ये दरवाजा आप उधर ही खड़े हैं भाई, उधर ही खड़े हैं, पीछे ही रहे। अब देखते हैं आप किस वक्त बिठाना है। जब हमारी क्लास की डिस्टर्बेंस नहीं होगी तब बिठाएंगे। रिसीव्ड और नॉट। ठीक है जी, कैश का आना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकम रिकॉर्ड करने के हमें इनकम का कमाना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कैश का आना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैश आ जाए तो एंट्री करते हैं कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, ना आए तो रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हमने अगली बात की थी कि हम 2022 में खड़े हैं। गुड्स आसान होता है, सर्विसेज की बात कर रहे थे हम 2022 में खड़े हैं। 2022 में खड़े होकर हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, हमारे जिम्मे जो था हमने वो कर दिया, लेकिन अभी पैसे रिसीव नहीं हुए। ठीक है, तो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, पैसे रिसीव नहीं हुए, तो 22 के एंड पे खड़े होकर क्लोजिंग डेट पर हमारा रिसीवेबल है, हमारा रिसीवेबल है, एक एसेट है, एक एसेट है। और एसेट क्लोजिंग इस तरफ आता है, क्या एसेट है? कि राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। सर्विसेज जो दे ली है तो एक राइट एस्टैब्लिश हो गया है टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। क्लोजिंग हो सकता है, ओपनिंग भी रिसीवेबल हो सकता है। ठीक है, अगली बात हमने की थी, अगर 2022 में खड़े होकर हमने कैश रिसीव कर लिया है, लेकिन 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 सर्विसेज अभी प्रोवाइड नहीं की हैं, तो ये पैसे लेते ही खुद को खुशियां मनाना, खुद के ऊपर बोझ महसूस करना, लायबल फील करना खुद को कि आपने अभी कुछ आपके जिम्मे जो है वो करना है और उससे पहले पैसे ले लिए। तो फिर अगर 22 में पैसे ले लें और सर्विसेज 22 में ना रेंडर करें तो 22 के एंड पे खड़े होकर आपके ऊपर एक लायबिलिटी है। आपने ये एडवांस में जो पैसे रिसीव किए हैं ये इनकम नहीं होती, ये लायबिलिटी होती है। तो क्लोजिंग में एडवांस कब होगा? जब 22 में आपने पैसे रिसीव कर ली हो लेकिन सर्विसेज आप आगे जाके दे रहे हैं। ठीक है, क्लोजिंग एडवांस एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्लोजिंग लेजर में इधर नजर आता है। और ये लायबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। ठीक है, क्लोजिंग हो सकता है, ओपनिंग भी हो सकता है। ठीक है, अगली बात, इनकम का लेजर है और इनकम के केस में कैश आता है कि जाता है? तो फिर कैश इस तरफ आएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया? मैं भी भूल जाता हूं, देखो भूल गया है तो मैं अभी भी ऐसे ही करता हूं। इनकम या एक्सपेंस के केस में मैं बचपन वाली एंट्री याद कर लेता हूं। हमें इस चीज का ध्यान रखना है, इनकम या एक्सपेंस के लेजर में कैश ने किस तरफ आना है, तो प्रॉफिट लॉस वाली फिगर दूसरी तरफ आएगी। अब ये याद रखना आसान है, कैसे? बचपन वाली एंट्री कर लेते हैं। अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की पेमेंट की एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड पे आएगा। और अगर इनकम है तो फिर इनकम केस में कैश आता है। बचपन में एंट्री करते थे, क्या करते थे? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। तो इनकम के लेजर में हमेशा कैश किस तरफ आएगा? क्रेडिट। तो ये कैश। ठीक है जी, और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम की फिगर जाएगी। ठीक है जी, इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है वो बैलेंसिंग भी निकल सकती है और नहीं भी निकल सकती। बहरहाल बैलेंसिंग तो वो बाद में डिसाइड करेंगे ना, फिलहाल इसको ऐसे लिख लो जी। ठीक है, अब अगर आप फर्क देखें, ये एक्सपेंस का लेजर अगर नजर आ रहा हो, एक्सपेंस का लेजर थोड़ा दूर है असल में, चलो ऐसे कर लेते हैं। एक्सपेंस का लेजर है जिसमें कैश, ठीक है, बाकी एक्सपेंस पेबल हो सकता है, पेबल हो सकता है और प्रीपेड। पेबल तो लायबिलिटी, प्रीपेड तो एसेट। इनकम रिसीवेबल हो सकती है, अनअर्न्ड, रिसीवेबल तो एसेट, अनअर्न्ड तो लायबिलिटी। एक्सपेंस के केस में कैश ने डेबिट, ये भूल जाता है मुझे हर दफा, तो मैं फिर क्या करता होता हूं, आप भी ऐसे करेंगे ना। एक्सपेंस तुम्हें नहीं भूलता, नहीं भूलता तुम्हें, मुझे तो भूल जाता है भाई जी। तो एक्सपेंस के केस में कैश ने किस तरफ आना है सोचने के लिए बचपन वाली एंट्री करेंगे, एक्सपेंस डेबिट कैश। एक्सपेंस के लेजर में कैश ने आना है डेबिट, तो प्रॉफिट लॉस वाली फिगर दूसरी तरफ। और इनकम के केस में क्योंकि कैश ने आना है कैश डेबिट इनकम, तो इनकम के लेजर में कैश क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट लॉस वाली फिगर अपोजिट। ठीक है, ये बात हमने कल की थी। कोई मसला? क्यों लेट आए हो? पुमा मिल गया था रास्ते में, आ जाओ बैठो वहीं पे जी। कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में। आफरीदी, हेड मार्कर भी निकालो। अच्छा जी, बहुत खतरनाक हुए हैं आज मार्कर, पहले भी हमला कर चुके हैं मुझ पे। अच्छा जी सुने, हमार बकरी पवेगी ना। आफरीदी रेंटेड आउट हिज शॉप ऑन यकम जुलाई 14, ईयर एंड इज 30 जून 15। तो पहली बात तो हमारा ईयर है यकम जुलाई 14 से 30 जून 15 वाला। ठीक है, तो यकम जुलाई 14 को ही आफरीदी ने अपनी दुकान किराए पे दे दी, किराए पे दी है, रेंट आउट की है। तो एक्सपेंस इनकर करेगा या इनकम रिकॉर्ड करेगा? रेंट एक्सपेंस होगा या रेंटल इनकम होगी? इनकम होगी ना, प्रॉपर्टी किराए पे दी है इसने। ठीक है,
यकम जुलाई को ये प्रॉपर्टी किराए पे दे दी। क्वार्टरली रेंट है रिसीव होता है ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब एरियर में, अगला सवाल एडवांस दोनों करवा दूंगा, ठीक है, उसके बाद अगले दो फिर आप होमवर्क में करोगे। अच्छा, अब यकम जुलाई को ये किराए पर दी है प्रॉपर्टी इसने, जुलाई अगस्त सितंबर का किराया इसने यकम अक्टूबर को रिसीव करना है, 15,000 है, ऐसे ही है। फिर ये 15,000 ये येलो वाले पोर्शन का, येलो वाले क्वार्टर का किराया। फिर ग्रीन क्वार्टर शुरू होता है, ओ सेमीफाइनल में पहुंचा हुआ है ग्रीन क्वार्टर, और क्वार्टर नहीं सेमी जी। तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का किराया यकम जनवरी को पे करते हैं, ठीक है जी। अब ग्रीन क्वार्टर का किराया ये, ठीक है जी। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, ये जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीनों का किराया जो है ये पे करते हैं, ये जाहिर क्वार्टर के एंड होने के बाद पे कर रहे हैं ना, 1 अप्रैल को 15, तो ये कोई ब्लू फ्रोजी टाइप क्वार्टर का किराया आ गया 15। अब अप्रैल मई जून इन 3 महीनों का किराया तीसरे महीने के आखिरी दिन नहीं बल्कि चौथे महीने के पहले दिन होना है, वो चौथा महीना हमारे साल से बाहर है, तो क्लोजिंग डेट पे फिर क्या बन गया, पेबल नहीं रिसीवेबल है, ठीक है। हाँ पेबल कह लो उसके एंड से कह लो, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर रिसीवेबल आएगा फिर, ठीक है। अब ये टाइमलाइन पर्चे में हमने बनाया नहीं करनी, ठीक है ना, ये तो बना दी मैंने। अब सवाल के अंदर डायरेक्ट करते हैं उसको, और अगले सवाल से फिर हम डायरेक्ट ही सोचेंगे, टाइमलाइन नहीं करना, बिल्कुल फंस जाओ, समझ ना आ रही हो फिर टाइमलाइन बंदा बनाया, वरना तो इसमें खामखा टाइम जाया होता है, ठीक है। हम अपने स्टेप पे चलते हैं, तो स्टेप 0 लिख ही लेते हैं उसको, स्टेप 1 जी। स्टेप 0 क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 ये 13 लिखा जी मैंने। और अकाउंट किसका बनाना चाह रहे हैं हम, रेंटल इनकम का, ठीक है। अब स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग। अभी तक तो सवाल, चलो पहला सवाल है, मैं ओपनिंग रिसीवेबल अमाउंट पूरा लिख रहा हूं, ठीक है जी। यकम जुलाई 2014 पर ओपनिंग में अगर एसेट हो तो इनकम एसेट हो तो रिसीवेबल होती है, ठीक है ना। ओपनिंग रिसीवेबल भी हो सकता है, और यकम जुलाई 14 पर ओपनिंग एडवांस या अनअर्न्ड भी हो सकता है, ठीक है। एंड में देख लेंगे, कोई इंफॉर्मेशन ना हुई तो इनको 0 कर लेंगे, ठीक है, सही है। अब स्टेप 1 इज ओवर, फिलहाल ओवर लिखा नहीं है अभी पर जगह बना दी। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। अच्छा, टाइमलाइन पे तो देख के आपको लग रहा है यकम अक्टूबर, यकम जुलाई, यकम अप्रैल, ठीक है ना, लेकिन ये टाइमलाइन आके टाइम जाया नहीं करना, टाइमलाइन से टाइम जाया नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, जबानी सोचेंगे। अफरीदी ने यकम जुलाई को दुकान किराए पे दे दी, क्वार्टरली रेंट लेता है, एडवांस भी हो सकता था, एरियर भी, लेकिन ये एरियर में ले रहा है, यानी यकम जुलाई 14 को ये दुकान किराए पे दी इसने, तो जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीनों का यकम अक्टूबर, तो कैश इस तरफ आएगा, यकम अक्टूबर पे कैश 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 नहीं। अच्छा, तो फिर मैं तो भूल जाता हूं, मैं तो हर दफा यूं कर लेता हूं, इनकम का लेजर बनाना है तो फौरन मैं सोचता हूं बचपन वाली एंट्री, ये सचमुच बंदा भूल जाता है, इसलिए ये बात मैं बार बार कर रहा हूं, ऐसे कर लेना, एक बार चेक कर लेना, तेजी में कहीं ये ना हो उलट साइड पे लिख जाओ, तो इनकम एक स्प्लिट ऑफ अ सेकंड ही लगेगा आपको दिमाग में एंट्री सोचते हुए। इनकम है, कैश ने आना है, कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट साइड जी। तो जुलाई अगस्त सितंबर का यकम अक्टूबर पे, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का यकम जनवरी पे, फिर जनवरी फरवरी मार्च का यकम अप्रैल पे, अप्रैल मई जून का पे नहीं हुआ। डेट्स मैंने पहले लिख ली जरा, ठीक है ना, वो टाइमलाइन नहीं देख रहे, तुम टाइमलाइन देख रहे हो, मुझे जाती है, तुम टाइमलाइन देख रहे हो, हम जबानी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एंट्री बोले जरा, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट 15 रुपए, 15 रुपए, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट 15 रुपए, कैश डेबिट दिमाग में, रेंटल इनकम क्रेडिट 15 रुपए। अब जबानी चल रहा है, क्योंकि यहां से देख के तो फौरन पता लग जाना है कि ये 3 महीने का किराया पे होता नजर नहीं आ रहा तो पेबल है, ठीक है ना, लेकिन हम तो जबानी सोचेंगे। हाँ जी, यकम जुलाई को प्रॉपर्टी किराए पे दी, जुलाई अगस्त सितंबर यकम अक्टूबर को पे हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यकम जनवरी को पे हो गया, जनवरी फरवरी मार्च यकम अप्रैल को पे हो गया, अप्रैल मई जून का अभी पे नहीं हुआ, तो क्लोजिंग डेट पे आ गया पेबल, और पेबल सॉरी ये मैं भूल के क्या गया, ये मैंने जान के नहीं कहा, 30 जून 15 पर 30 जून 15 पर रिसीवेबल इस तरफ आएगा, क्लोजिंग ऊपर ना लिखा होता ना फिर आप जरूर भूलते, इस तरफ से लायबिलिटी आती है, ठीक है। अच्छा, तो क्लोजिंग में एडवांस हो सकता था लेकिन नहीं है, ठीक है, बल्कि उल्टा हमने सर्विसेज दे ली हैं और अभी पैसे रिसीव नहीं हुए, तो फिर क्लोजिंग डेट पे ऊपर ना लिखा होता फिर आप जरूर गलती करते, अगले में BDCD करूंगा, ठीक है जी। क्लोजिंग रिसीवेबल 15 है, ठीक है जी। और स्टेप 4 में प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर निकाला करते हैं हम, जो कि कैश के ऑपोजिट साइड पे आती है, ठीक है, और ये इनकम होगी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नजर आनी है, ये हमने बैलेंसिंग निकाल ली 60। वैसे भी यकम जुलाई 14 से 30 जून 15 पूरा साल प्रॉपर्टी किराए पे दी रखी, हर क्वार्टर का किराया 15 है तो पूरे साल का 60 बनता था, हाँ तो 60 ही नजर आ रहा है, ठीक है, 60 नजर आ रहा है कि एक्सपेंस है, हाँ उसमें से रिसीव अभी 45 हुआ है, बाकी 15 रिसीवेबल है, कोई मसला नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, रेंटल इनकम 60 से नजर आएगी, 60 नजर आएगी, ये एंड वालों ये रेंटल इनकम लिखा हुआ है नजर आ रहा है, रेंटल इनकम 60, और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में रेंट रिसीवेबल
नेट प्रॉफिट से नीचे कुछ भी नहीं होता, क्रॉस प्रॉफिट से नीचे आएगी। बहरहाल वो बिजनेस पे डिपेंड करता है, कोर एक्टिविटी अगर हो ही बिजनेस की यही तो फिर जीपी से ऊपर भी आ सकती है। फिलहाल इस बात को छोड़ दें, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, ठीक है ना। जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो फिर देख लेंगे कहाँ जाना है। जी जी, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आएगी अगर इनकी अदर इनकम है तो। लेकिन अगर कोई रियल एस्टेट वाला बंदा हो तो उसकी तो शायद मेन इनकम ही यही हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो बिजनेस की जब तक नेचर नहीं पता लगेगी तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जीपी से ऊपर आनी है या नीचे आनी है। लेकिन नेट प्रॉफिट से नीचे कुछ नहीं आता, नेट प्रॉफिट तो एंड होता है। उसके बाद तो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम है, उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स लॉसेज होते हैं, वो फिर हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है। अच्छा जी, चलें आगे। ये 13वां सवाल था, चेक करें जरा क्या होने लगा आपके साथ। 15 हो, 14 नहीं लिखा, 14 नहीं लिखा, 14 में करवाता हूँ। 15 होमवर्क है, 16 होमवर्क है भाई। 16 होमवर्क में था। ये कल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि कल लोन पेएबल मैंने नहीं सिखाया था, तो ये लोन रिसीवेबल भी समझ नहीं आ रहा आपको। तो अभी मैंने थोड़ी देर में ना लोन पेएबल सिखा देना है, तो इंशाल्लाह फिर ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 14 अभी करवा रहा हूँ, 15, 16 और 17 आपके होमवर्क में होंगे, ओके। मैंने कब कहा है कि अभी आपसे होगा, जो गलती से चला जाता हूँ होमवर्क में, अब आज सही वाला, आज सही से जाएगा होमवर्क में, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, फखर जमान ने भी देखा देखी अफरीदी की दुकान किराए पे दे दी, ठीक है। देखो ना, 1 महीने बाद दे रहे हैं मुझे, उन्होंने कहा अफरीदी भाई ने किराए पे दे दिया, उन्होंने कहा मुझे भी कोई किराएदार ढूंढो, मेरी भी दुकान वहीं पे है। कम अगस्त को वो किराए पे उसने चढ़ा दी और पर मंथ रेंट है 2500, ठीक है। टेनेंट पेज द क्वार्टरली रेंट इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त, ठीक है। अब टाइमलाइन नहीं बनानी हमने, ठीक है, हम दो डायरेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, रेंटल इनकम जी बच्चों। स्टेप 1 वी विल राइट, अच्छा यकम जुलाई से 30 जून वाला साल है ना, यकम जुलाई 14 ओपनिंग में कोई रिसीवेबल नहीं हो सकता है, हो लिख तो नहीं पहले, कोई रिसीवेबल या कोई अनअर्न्ड यानी एडवांस ये हो सकता है, ठीक है। तो देख लेंगे, फिलहाल तो नहीं पता। फिर स्टेप 2 में हमने कैश रिकॉर्ड करना है। अब टाइमलाइन मेरे पास कोई नहीं है, अब यहाँ से ज़बानी देखना है। यकम अगस्त को ये प्रॉपर्टी किराए पे दी है वक्त जमान ने। अगस्त सितंबर अक्टूबर का किराया या तो 3 महीने किराया 3 महीने खत्म होने के बाद ले सकता है, या एडवांस भी एग्रीमेंट पे होता है। पर हमारा एग्रीमेंट हमारे सवाल में बताया गया होता है, तो हमारे एग्रीमेंट में बताया गया है कि ये 3 महीनों किराया एडवांस में लेते हैं, ठीक है। जरा वहमी है, अफरीदी की तरह नहीं है, ठीक है। तो फिर यकम अगस्त से किराए पे दी ये शॉप, अगस्त सितंबर अक्टूबर इन 3 महीनों का किराया यकम अगस्त पे ले रहा है, ठीक है। तो कैश इस तरफ आएगा, कैश, अच्छा जी, कैश इनकम है, इनकम ऊपर देखो, इनकम का लेजर है, तो कैश डेबिट, इनकम का अकाउंट क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट साइड पे आना है। तो पहला किराया यकम अगस्त को लेगा, ठीक है जी। दूसरा ये अगस्त सितंबर अक्टूबर का किराया, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी का यकम नवंबर पे लेगा, फिर फरवरी मार्च अप्रैल का यकम फरवरी पर ले लेगा, फिर अप्रैल मई नहीं मई जून जुलाई का यकम मई पर, ठीक है। डन, हाँ 15 हो गए, सॉरी। नाउ एंट्री है कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, सारी एंट्रीज तो सेम ही होनी है, इकट्ठी भी कर सकते थे, लेकिन मेरा स्टेप्स पे चल रहा तो मैं अलग अलग करवा देता हूँ आपको। अच्छा जी, तो कितना किराया है, 2500 कहाँ है, 2500 पर मंथ है, ठीक है। 2500 मंथली रेंट है, ओह ये ऊपर वाला रेंट पर मंथ है 2500, और हम लेते हैं फखर साहब लेते हैं क्वार्टरली रेंट, तो ये बन गया 7500, तो 7500 से कैश डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट रेंटल इनकम, तीन चारों एंट्रीज बार बार आपने बोली, जरा पक्की होगी, ठीक है। अच्छा, अब जबानी है, टाइम लाइन नहीं बनाई हुई, आखिरी पेमेंट को पकड़ लेना। आखिरी पेमेंट हो रही है यकम मई 15 पे, और ये है 3 महीनों की, मई जून जुलाई। हमारा साल खत्म हो रहा है 30 जून पे, तो फिर क्लोजिंग में रिसीवेबल आ गया। ऐसे नहीं है, अच्छा नहीं है, हमने तो उल्टा अगले साल का भी 1 महीना आज ही पैसे ले लिए हैं, तो क्लोजिंग डेट पे खड़े होकर तो आप पे लायबिलिटी आएगी 30 जून, हाँ जी कर देते हैं, 30 जून 2015 पर कैरी डाउन आपका आएगा। अब ये देखो 7500, 7500 वैसे तो गिवन है, सवाल में गिवन है, वहीं से उठा लो कितना, और अगर आपको गिवन ना होता तो आप 7500 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 करते, लेकिन अब बड़े हो गए ना, बस अब अगर गिवन है तो फिर टाइम जाया नहीं करते आप, 2500 क्लोजिंग में आप, ठीक है जी। सही है, बातें मत करो यार, नहीं सही। अब जी लास्ट स्टेप क्या रह गया जी, इनकम की फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर कैश के ऑपोजिट साइड पर नजर आएगी आपको। बैलेंसिंग फिगर कितनी है जी, 27,500, ठीक है। 2500 किराया था ना, और 11 महीने तक ये किराए पर जो है वो हमने दिए रखा, तो फिर यही बनता था
प्रॉफिट एंड लॉस में रेंटल इनकम आएगी 27,500, ठीक है। और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज हैं। देखिए दोनों सवाल इसलिए आमने सामने रखे ताकि दोनों ही समझ आ जाए, जागते रहे सब बच्चे। करंट लायबिलिटीज में रेंट इन एडवांस या एडवांस रेंट या अनअर्न्ड रेंट या डेफर्ड रेंट जो भी कह लें, रेंट इन एडवांस 2500, ठीक है जी। ये 2 सवाल हो गए और अगले 3 सवाल आपका होमवर्क है। अब्दुल रज़ाक वाला सवाल हो जाएगा इंशाल्लाह जब मैं आपको लोन, बाकी मसला जाहिर होगा तो कल करवाऊंगा, लेकिन आज इसलिए नहीं करवा रहा कि आज मैं लोन पेएबल समझाऊंगा आपको, यानी एक्सपेंसेस से वापस जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये लोन रिसीवेबल उसी का ऑपोजिट है, खुद ब खुद समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इनके साथ लिख लें, 15, 16, 17 के साथ लिख लें होमवर्क। मिसबा, अब्दुल रज़ाक और वसीम अकरम वाले सवाल के साथ होमवर्क लिख लें अभी भी, ठीक है। आज का होमवर्क बन गया ना ये, ठीक है। चलें आगे, आगे नहीं पीछे जाने, वो लोन वाले सवाल छोड़ के आए थे, इंटरेस्ट वाले, वहां पे जाने हैं। अगर आप लोगों की इजाजत है तो चलें। दो अदद जुमले लिखिए अपने पास, हेडिंग दें इंटरेस्ट ऑन लोन, और 2 अदद जुमले लिखें जो फिर अब आपको काम देंगे। फिर सवाल शुरू करते हैं। मुझे पता है आप लोगों ने इंट्रो के अंदर इस तरह की एडजस्टमेंट लोन उसके इंटरेस्ट वाली की हैं, किस्तों वाले लोन की भी देखी होंगी, और जो एक बार आता है लोन एक बार जाता है उसको भी। फाइनल अकाउंट के अंदर ये एडजस्टमेंट बड़ी फेवरेट है, आईकेप की आती है तकरीबन हर सवाल में, लेकिन पर मुझे पता है, फिर भी मुझे पता भी है, फिर भी करवाऊंगा। लिखें इंटरेस्ट ऑन लोन, लिख ले भाई, अहम बात लिखवाने लगा। पहला जुमला लिखे जी। पहले तो मुझे बताएं, जब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करना होता है आपने, सब सही है भाई, हाइब्रिड मसला तो नहीं कोई है? कौन सी क्लास का पॉज करें, चले ठीक। अच्छा जी, माजरा जी, हाइब्रिड का बेटा चुप कर जाए, प्रोजेक्टर ऑफ हो गया था जरा, हमें पॉज लेना पड़ा जी। मैं आपसे ये पूछने ही लगा था कि इंटरेस्ट निकालना हो, कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई बता दे। इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर कैलकुलेट करना पड़े, भाई चुप कर जाओ, भाई चुप कर जाओ। इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना पड़े लोन पर, ठीक है, जो आपने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट, तो कैसे करें? जो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट होती है उस पर रेट लगा देते हैं। अच्छा अच्छा, मिसाल के तौर पे 1 जनवरी 20 को एक लोन हम लेते हैं और लोन की अमाउंट है 1000 रुपीज और इंटरेस्ट रेट है 10%, ठीक है। और ये सारे का सारा लोन जाकर 2 साल के बाद दूसरे साल के एंड पे इकट्ठा रीपे होना है, यहां जाके ये माइनस हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अब पहले साल के एंड पर जब पूरा 1 साल बैंक का ये पैसा इस्तेमाल कर लेंगे ये कंपनी वाले, तो पहले साल के एंड पे बैंक इनसे इंटरेस्ट मांगेगा। वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये 1000 रुपए पर 10%, ठीक है, कितना आता है 100। भाई देखें, इंटरेस्ट रेट के साथ पर एनम नॉर्मली लिखा होता है, लेकिन नहीं भी लिखा होगा तो खामोशी केस में पर एनम ही अज्यूम करना है हमने, ठीक है। हाँ, सवाल में गड़बड़ होगी तो वो खुद बताएगा कि ये पर क्वार्टर है या मंथली है या सेमी एनुअली है, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट हमेशा एनुअल ही होता है अनलेस के सवाल कोई और बात कह रहे, ठीक है ना। तो मैंने नहीं लिखा जानबूझ के साथ, पर एनम है, बताना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही अगले साल के एंड पर फिर 1000 रुपीज इंटू 10% इज इक्वल टू 100, यानी कि ये जो कंपनी है ये 1000 रुपया लेगी और 2 साल में ये 1000 भी वापस करेंगे और 200 रुपए का इंटरेस्ट भी, बैंक ने 1200 रुपए वापस लेना, जाहिर सी बात, सही है। अच्छा, अभी वो जो मैं जुमला बोला था उसको प्रूफ करने लगा था। मिसाल के तौर पे सब रिमेनिंग सेम, यानी कि लोन भी 1000 का है और इंटरेस्ट रेट भी 10% है, सब बाकी चीजें सेम है, लेकिन ये लोन हमने लिया है लेट्स से 1 अप्रैल 20 पर, बाकी सब सेम है। ये 20 का साल है, ये 21 का साल है, और लोन इस दिन लिया है 1000 रुपए का, जो फिर 2 साल का है या जितने साल का भी आगे जाके रीपे हो जाएगा, अगले साल में जाकर यहां कहीं 31 मार्च पे रीपे हो जाएगा। मुझे उससे कोई फिलहाल सरोकार नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अब अगर ये सवाल है तो 20 और 21 की बात करें तो इसमें अगर पहले साल 20 का इंटरेस्ट निकालने लगोगे तो 1000 का जब 10% करोगे तो ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट होता है, पूरा साल तो आपने बैंक का पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया, तो क्या करना पड़ेगा 9/12 75 रुपए। लेकिन अगले साल पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा तो अगले साल 1000 का 10% पूरा का पूरा 100 आ जाएगा, ठीक है, और सही है। अच्छा हाँ, फिर ठीक है, उससे अगले साल में फिर 3 महीने होगा तो वो 3 महीने कर लेना, वो मेरा फिलहाल क्वेश्चन नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था, जो बात हमने की है वो क्या की है कि हमने इंटरेस्ट रेट को जो लगाना है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाना है जो आउटस्टैंडिंग रही ड्यूरिंग द ईयर। जागते रहना पाए, पहले सवाल में प्रिंसिपल अमाउंट पूरा साल आउटस्टैंडिंग रही तो पूरा साल इंटरेस्ट,
दूसरे सिनेरियो के अंदर बोलो 9 मंथ्स, पहले साल में 9 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रही तो 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकाल लिया। ठीक है, तो एक और भी मिसाल ले लेते हैं। एक तो ये टाइप हो गई ना, ये हो गई लोन टाइप 1। ये तो टाइप्स बड़ी हम पढ़ते हैं ना। लोन टाइप 1 ये ऐसा लोन है जो एक बार आता है और फिर इकट्ठा ही एक बार वापस रीपे होता है, दरमियाने अरसे में आउटस्टैंडिंग रहता है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहता है। ठीक है ना। एक और टाइप भी होती है लोन की, वो होता है किश्तों वाला लोन। कौन सा जी? किश्तों वाला। मिसाल के तौर पे 1000 में रखो जरा सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है ना। 1000 रुपीज का लोन लिया 2020 में, ठीक है, और 21 में, और ये 1000 का जो लोन है इसने 500 रुपए करके रीपे होना है। किस्तें 2 किस्तें पे होनी है। ठीक है, अब बाकी सब सेम है। 1000 का लोन लिया है, 10% इंटरेस्ट रेट है, यकम जनवरी 20 को ये ले भी लिया। अगली बात तो वैसे आपको लग गई ना, फ्रैक्शन लगा लेते हैं। अब पहले साल में पूरा साल कितना आउटस्टैंडिंग रहा है लोन? ये 1000 रुपए पूरा साल बेटा आउटस्टैंडिंग रहा है। 500 तो ईयर एंड के ऊपर जाके रीपे होगा। तो अगर आप दरमियान यहाँ पे कहीं पे इवन 31 दिसंबर 20 पे खड़े होकर लोन कैंसिल करेंगे ना, तो बैंक कहेगा 1 साल का इंटरेस्ट 1000 रुपए दो, तुमने हमारा 1000 रुपए इस्तेमाल किया। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 1000। तो अगर आप यहां खड़े होकर इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालोगे तो क्या करोगे? 1000 इंटू 10% इज इक्वल टू 100। लेकिन 31 दिसंबर 20 की शाम को 500 रुपया रीपे हो जाना है। जब रीपे हो जाना है तो बाकी आउटस्टैंडिंग कितना रह जाना है? 500। अब अगले दिन यकम जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21 तक कितना आउटस्टैंडिंग रहना है? पूरा 500 ही रहना है। बाकी तो वो तो आखिरी दिन पे जाकर रीपे हो रहा है ना। तो फिर यहां खड़े होकर अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे तो 500 पर 10% इंटू 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 कुछ नहीं, पूरा साल ही है जी, बोलो। ठीक है, और फिर ये 500 भी रीपे हो जाएगा तो बच क्या जाएगा? यहाँ पे क्या बच गया था? 500, यहाँ पे बच गया 0। ठीक है ना, सही है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि प्रिंसिपल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग रहे ड्यूरिंग द ईयर उस पे इंटरेस्ट रेट लगाकर कैलकुलेट करते हैं, और पूरा साल अगर आउटस्टैंडिंग ना रहे तो फ्रैक्शन भी लग जाता है। ये दो तरह के लोन्स हैं। एक वो लोन होता है जो पूरा स्टार्ट से एंड तक आउटस्टैंडिंग रहता है, एक बार आता है और फिर एक बार चला जाता है। ठीक है, ये सिंपल होता है। इसमें मैक्सिमम मसला ये हो सकता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आए तो फ्रैक्शन लगा देना। लेकिन जो लोन किस्तों वाला होता है उसमें से किस्तों में इंस्टॉलमेंट्स पे हो रही हैं, तो क्योंकि हमने लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग के ऊपर, तो फिर जैसे जैसे किस्त पे होने से प्रिंसिपल बदलता है वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बदलता जाता है। ठीक है ना, ये वैसे ही ऐसे ही डिस्कशन की तरह। 1 मिनट बड़े रखिएगा, हो सकता है किसी ने पिक्चर लेनी हो हाइब्रिड में। अच्छा जी, अब पहला जुमला मैं असल में लिखवा लूं। एक तो जुमला कोई ना कोई मुसीबत में डाल देता है ना। चले लिखे फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर, तस्वीर उधर ही रहे, आमरे उधर ही रहे, क्योंकि वहां पे सामने वो उनको एग्जांपल नजर आ रही है, देखना चाहे लिखते लिखते। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट रेट इज अप्लाइड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। ये देखो फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट रेट इज अप्लाइड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। यहां से देख के अब बाद में तस्वीर में आना हो, तस्वीर कुछ लिख भी लिया करो। उससे तो बार बार आ रहा है, लेकिन फिर साथ ही कल के मैच का ख्याल भी आ रहा है। हार गए तो परसों पे तुम लोगों की खैर नहीं, फिर होमवर्क करके आना। तो खामोश होकर बैठना, तो ये ना कहना करो लड़के आए, मैं पहले बता दूं हैं, फिर 2 दिन होमवर्क नहीं चेक करूंगा। होमवर्क दूंगा जरूर, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं जिनको मैथ से कोई सरोकार नहीं होता। ठीक है, उनका क्या कसूर है, मेरा आपका कसूर है जी। लिख लिया होगा। अच्छा, अगली बात सुने। हाँ, सेकंड तो मैंने लिखवाया ही नहीं, सेकंड तो मैंने छुपाया हुआ है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर करना हो हमने, तो इंटरेस्ट रेट लगता है लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पर ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, अगली बात सुन ही लें फिर, एक ही बार फिर वो लिख लीजिएगा। ठीक जगह बची आप। लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, उसकी हम डिस्कशन करने लगे। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस किसी भी और एक्सपेंस की तरह से ये भी एक लेजर बन रहा है। ठीक है, स्टेप 0 लेजर बन गया। स्टेप 1 ओपनिंग लिखना है। तो ओपनिंग में प्रीपेड हो सकता है और पेएबल भी हो सकता है। ये बात ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्या मतलब? एक बात याद रखना हमेशा, इंटरेस्ट कभी भी एडवांस में पे नहीं होता, इंटरेस्ट हमेशा एरियर्स में पे होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लोन लेने जाएं, बैंक से कहें 1000 का लोन ले दे, वो कहे अच्छा चलो 100 रुपए का इंटरेस्ट पहले एडवांस दे दो, तो आप भाईजान दे ही 900 दो। फिर इंटरेस्ट अगर इस दिन सुने इस दिन अगर आपने 1000 रुपए का लोन लिया और रास्ते में घर आते हुए आपको ख्याल आया नहीं यार
सूद वाला काम वापस चले गए बैंक के पास, उनका मैं लोन कैंसिल करता हूं, तो बैंक को 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं ले सकता आपसे, कोई पेनल्टी डाल दे अलग बात है, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं ले सकता। लेकिन अगर 1 साल बाद जाके आप कहें 1000 रुपए का लोन वापस ले जाने से कहें नहीं रखना मैंने ये लोन, रख लो तुम अपने पास, मैंने मुझे ये कबूल नहीं है, तो बैंक वाले कहेंगे हाजी साहब फिर 1 साल का इंटरेस्ट आप दे दें, उसके बाद बेशक आप लोन कैंसिल कर लें। क्यों? क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ जितना सा बैंक का पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया उतने ऐसे की कॉस्ट बैंक को पे करनी ही पड़ेगी। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा वक्त गुजरने के साथ साथ एक्रू होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा वक्त गुजरने के साथ साथ एक्रू होता है, इसलिए इंटरेस्ट कभी भी प्रीपेड नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगी ये बात। चले, इसका मतलब ओपनिंग या क्लोजिंग में प्रीपेड तो नहीं हो सकता। ठीक है, सही है, चलो ये तो हो गया सुकून। तो फिर इसका मतलब पेबल ही हो सकता है, इंटरेस्ट पेबल ही हो सकता है, तो ओपनिंग या क्लोजिंग पेबल आ जाएगा। नेक्स्ट, इनकम है एक्सपेंस है, एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आएगा? मैं तो भूल जाता हूं, मैं तो इस तरह से सोचता हूं, एक्सपेंस का लेजर है तो एक्सपेंस डेबिट कैश, एक्सपेंस के लेजर में कैश हमेशा, और एक्सपेंस की फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है वो क्रेडिट साइड पे आएगी। अच्छा आप सुनो इधर, ये 4 चीजें हैं नॉर्मल, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और एक्सपेंस। ठीक है, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और एक्सपेंस। ठीक है, अभी तक हमने जितने सवाल किए उनमें क्या सिचुएशन आती थी हमारे सामने कि ओपनिंग दिया होता था, कैश दिया होता था, क्लोजिंग दिया होता था और हम एक्सपेंस बैलेंसिंग निकाल लेते थे। लेकिन मैंने आपको पहले दिन भी ये बात कही थी कि ये जरूरी नहीं है, 4 चीजें ना नॉर्मल, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश, एक्सपेंस, एक्सपेंस के लेजर में कोई सी 3 हो, ओपनिंग दे दे, कैश दे दे, क्लोजिंग दे दे, हम एक्सपेंस निकाल लेते हैं, ओपनिंग दे दे, एक्सपेंस दे दे, कैश दे दे, हम क्लोजिंग निकाल लेते हैं, ओपनिंग दे दे, एक्सपेंस दे दे, क्लोजिंग दे दे, हम कैश निकाल लेते हैं, क्लोजिंग, कैश और एक्सपेंस दे दे, ओपनिंग भी निकल सकता है, कोई सी 3 चीजें दे दे, चौथी बैलेंसिंग निकल सकती है। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट के सवाल होंगे ना, इनके अंदर अक्सर ऐसा होगा कि आपको क्लोजिंग की फिगर नहीं देगा और आपको ऐसा डाटा दे देगा जिससे आप एक्सपेंस की फिगर पहले निकाल सके। जाहिर सी बात है, 2 क्वेश्चन मार्क्स नहीं छोड़ सकता ना, डाटा ऐसा देगा, ठीक है, कि आपको एक्सपेंस की फिगर पहले मिल जाएगी। तो अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर निकालनी है तो कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए सवाल के अंदर? लोन की प्रिंसिपल अमाउंट हो, इंटरेस्ट रेट हो और डेट हो। 3 चीजें अगर पहले गिवन हो, लोन के केस में अगर ये 3 चीजें अवेलेबल हो, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट अगर गिवन हो, तो एक्सपेंस की फिगर, इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर पहले निकल सकती है। ठीक है ना, ये भी बात लिख लेते हैं। तो ये 2 जुमले आपने अपने पास लिख लिए फॉर कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर। पहला, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट रेट इज अप्लाइड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। दूसरी बात, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैन बी कैलकुलेटेड इफ फॉलोइंग आर अवेलेबल इन क्वेश्चन। पहला, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा इंटरेस्ट रेट, तीसरा डेट ऑफ लोन ऑब्टेन्ड। लेकिन अगली बात सुनो, अहम बात, अगर सवाल के अंदर लोन की प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट दे दे और डेट मिसिंग हो तो अज्यूम कर लेना साल का पहला दिन, पूरा साल उसको आउटस्टैंडिंग समझ लेना, डेट के बगैर भी गुजारा चल सकता है। ये है पूरी बात। ठीक है जी, ये ठीक है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ, एक बार सुन लें, नोट हो जाएगा। फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट रेट इज अप्लाइड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। दूसरा, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैन बी कैलकुलेटेड इफ फॉलोइंग आर अवेलेबल, लोन प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट ऑफ लोन ऑब्टेन्ड। अगर सवाल में डेट ऑफ लोन ऑब्टेन्ड ना गिवन हो तो साल का पहला दिन अज्यूम कर लें। उधर ही रखें आमिर भाई, इधर किधर आ गए, जल्दी से नोट कर लें। हाँ जी, लिख लिया होगा। चलो अब उधर जगह कोई नहीं, यहीं पे कर लेते हैं। हाँ जी, तैयार हैं? ये क्वेश्चन है जी, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल मिस्टर आरिफ। ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर 18। लॉन्ग टर्म मैंने खुद से लिख दिया था, ऐसे किसी बच्चे ने पूछा था, बाद में लिखने के दोबारा लिखना पड़ा था। लोन है 14% पर एनम ऑन यकम मार्च 8, इधर देखें, और ये क्रेडिट साइड पे क्या गिवन है? 6 लाख। क्या है 6 लाख? तो मुझे भी नजर आ रहा है जी। हाँ, ये क्रेडिट साइड पर अगर नजर आ रहा है तो ये लोन है जो आपने ऑब्टेन किया, आप पे लायबिलिटी है। कैश डेबिट लोन क्रेडिट होता है, जब आप लोन ऑब्टेन करते हैं तो कैश डेबिट लोन क्रेडिट करते हैं। और अगर आप किसी को लोन देंगे तो अब्दुल वाला सवाल है जो आपने होमवर्क करना है। अगर आप किसी को लोन देंगे तो उसमें क्या कहानी होगी? इधर देखो, लोन टू एम्प्लॉइज नजर आएगा आपको डेबिट साइड पे, समझ आई? ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा तो इस पर इंटरेस्ट इनकम होगी, तो आप कर लेंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं है। पहले इधर तो आए, किधर गया? ओके, कहां गया? ये रहा जी। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, ये बना पड़ा इंटरेस्ट एक्सपेंस। शुरू करें जी। अब सबसे पहले, अच्छा सॉरी, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है। डेबिट साइड पे तो मतलब एक्सपेंस होगा, लेकिन मसला अगला वही है, ट्रायल में पेड की फिगर है, ये एक्सपेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब या तो वो क्लोजिंग में हमें अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ बता दे या वो ना भी बताए, तो लोन के केस में अगर ये 3 चीजें आ जाए ना,
प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डेट, तो हम एक्सपेंस खुद निकाल सकते हैं। हम चेक कर लेंगे एक्सपेंस निकाल के, अगर तो हम एक्सपेंस निकालें तो वो भी 20,000 हो, तो हम कहेंगे जितना एक्सपेंस था उतना पे भी हो गया, कोई पेएबल नहीं। और अगर एक्सपेंस ज्यादा निकला और पेड की फिगर कम आई तो कुछ क्लोजिंग में आ जाएगा पेएबल। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो स्टेप 1, ओपनिंग में प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड आएगा यहाँ पे, बोलो नहीं आएगा भाई, बोलो ना नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, ना ओपनिंग में आ सकता है ना क्लोजिंग में आ सकता है। इंटरेस्ट कभी भी एडवांस में पे नहीं होगा। ठीक है, रिसीवेबल हो तो इनकम केस में होगा ना बेटा, मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, वहां फिर एडवांस नहीं होगा। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट इज नेवर पेड इन एडवांस, इट इज ऑलवेज पेड इन एरियर्स। क्या हो गया यार तुम्हें? अच्छा, अगली बात, ओपनिंग में तो पेबल भी हो सकता है, क्लोजिंग में पेबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ओपनिंग पेबल मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है। उसकी वजह बताएं यार, कुछ तो देख लें यार, 8 के साल में लोन आ रहा है, जब ये लोन पहले था ही नहीं, जब ये लोन पहले था ही नहीं तो इंटरेस्ट कहां से आ जाना है। ठीक है, इसका मतलब ओपनिंग तो पेबल कोई नहीं है। लेकिन अगली मुसीबत ये है कि अच्छा, एक्सपेंस का लेजर, एक्सपेंस का कैश किस तरफ आएगा? डेबिट साइड पे कैश आएगा, एक्सपेंस है भाई, कैश आएगा डेबिट साइड पर, और एक्सपेंस की फिगर आएगी क्रेडिट साइड पर, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। ठीक है ना। अब ओपनिंग, 4 नॉर्मल चीजें थी ना, 4 नॉर्मल चीजें, पहली ओपनिंग, दूसरी क्लोजिंग, तीसरी कैश, चौथी एक्सपेंस। ठीक है, कैश और एक्सपेंस, यही 4 नॉर्मल चीजें। अब इनमें से 3 मिल रहे हैं हमें, तो चौथी हम बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। अब हम अपने स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 1 में हमने कहा था जी ओपनिंग लिखेंगे, ओपनिंग कोई नहीं निकला। स्टेप 2, कैश रिकॉर्ड करेंगे, ट्रायल में पेड की फिगर होती है, हमने आकर लिखा यहाँ पर ट्रायल लिख दो, चाहे कैश लिख दो जी, कितना 20। ठीक है, अब ये देखिए सिचुएशन, आपका एक्सपेंस भी कोई नहीं है, आपका क्लोजिंग भी कोई नहीं है, और सवाल खत्म हो। तो जो दूसरा जुमला लिखाया था वो यहाँ पे हेल्प करने आया आपको। क्लोजिंग एक्सपेंस हम बैलेंसिंग निकाल लेते हैं, पर मसला ये कि सवाल में सवाल खत्म हो गया, क्लोजिंग भी नहीं गिवन, एक्सपेंस भी नहीं गिवन। अब 2 क्वेश्चन मार्क में से कुछ बैलेंसिंग नहीं निकल सकता, तो कुछ डाटा ऐसा सवाल को देना पड़ेगा कि इन दोनों में से कोई एक चीज निकला है। तो मैंने अभी आपको बताया है, अगर लोन की प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो, इंटरेस्ट रेट गिवन हो और लोन गिवन हो, तो एक्सपेंस की फिगर पहले निकल सकती है। तो निकाल लेते हैं जी एक्सपेंस की फिगर पहले। लोन की प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है जी? 600, इंटरेस्ट रेट 14%, और कितने अरसे के लिए ये लोन इस साल में आउटस्टैंडिंग रहा है? बोले 9 नहीं बेटा, या कब मार्च को आया है, जनवरी फरवरी 2 महीने नहीं रहा, तो 10/12 जी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 70 रुपए का एक्सपेंस। अब अगर 70 का एक्सपेंस आ गया है तो फिर 20 उसमें से पे हुआ, तो आज क्लोजिंग बैलेंसिंग निकल आया 50 रुपए। ठीक है, ऐसा हो जाता है जी कभी कभी। ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आएगा वो कितना आएगा? 70, और बैलेंस शीट के अंदर जो इंटरेस्ट पेएबल नजर आएगा वो कितना आएगा? बोले 50, पेएबल 50। ठीक है जी, और लोन के बारे में चूंकि वो खामोश है तो खुद से अज्यूम नहीं कर सकते कि कोई किस्तें शिस्तें हैं। ठीक है, तो फिर सारे का सारा लोन जो है वो मैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में शो कर दूंगा, 600 पूरा, 600 का लोन और 50 रुपए का इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता ये लोन अभी अगले सवाल करने जा रहे हैं उसमें किस्तों वाला हुआ, तो फिर सारा लोन नॉन करंट नहीं होगा, सारा करंट नहीं होगा, कुछ नॉन करंट कुछ करंट। करवाया था ना पास पेपर 4 में, मेंटेनेंस वो एसेट वाली साइड दूसरी तरह से लायबिलिटी। ठीक है जी, देख लें इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। 3 सवाल होमवर्क में जा चुके हैं ना, छोटे छोटे सवाल हैं, अब 2-3 और ले लो ये, लेकिन अगले पढ़ लें पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन, हिला दूं इसको, आपको पिक्चर नहीं बना रहा, बस तुम पे बाद में बेटा तुम्हें होश आता है। ठीक है ना, जिसने भी कहा 1 मिनट, कौन 1 मिनट वाला? ये था, हाँ ये था, नोट कर रहे हो, पिक्चर ले लो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 7 होमवर्क लिखा जा चुका है पिछली क्लास से ही। ट्रायल में लोन नजर आ रहा है, इंटरेस्ट और लोन नजर आ रहा है। अब अगर गौर फरमाएं तो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट तो है, ना इंटरेस्ट रेट है ना डेट है। सुन लो ना, सुन लो ना, प्लीज सुन लो, बात तो सुन लो। डेट के बगैर तो काम चल सकता था, हम साल का पहला दिन अज्यूम कर लेते, पूरा साल इसको आउटस्टैंडिंग कह देते, पर मसला यह है कि इंटरेस्ट रेट भी गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं निकल सकता। अब सवाल को डाटा ही ऐसा देना पड़ेगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस बैलेंसिंग निकले। और देख लो, अदर इन्फॉर्मेशन में कह रहा है इंटरेस्ट एक्रूड इज 20,000, पेएबल बता दिया, एक्सपेंस के साथ एक्रूड लगे तो पेएबल, और इनकम के साथ एक्रूड लगे तो रिसीवेबल। समझाया हुआ आपको, ये शक्लें मत बनाएं, ये लिखा है हमने, ये वक्त जरूरत सनद है और काम आए। अगर एक्रूड, ओइंग, ड्यू, एरियर, आउटस्टैंडिंग पेएबल के साथ, एक्सपेंस के साथ लगा हो तो इसका मतलब होता है पेएबल, ओपनिंग या क्लोजिंग। ठीक है ना, और अगर यही एक्रूड, ड्यू, ये मैंने कॉपी पेस्ट किए थे, एक्रूड, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एरियर, ओइंग वगैरह इनकम के साथ लग जाए तो उसको रिसीवेबल के मतलब में लेते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल तो ये एक्सपेंस है, कहां गया ये, हाँ जी। तो एक्रूड कैसे पता लगा कि एक्सपेंस की बात हो रही है? देखे ना, लोन आ रहा है
लोन आ रहा है क्रेडिट साइड पे, लोन पेएबल है, और इंटरेस्ट जो पे हुआ है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, तो ये एक्सपेंस ही था ना। तो एक्रूड इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट पेएबल, एक्रूड का मतलब पेएबल, क्योंकि ये एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब पेएबल, तो भाई क्लोजिंग में उसने ना पेएबल दे दिया। अब ओपनिंग जीरो, सवाल में गिवन नहीं है, कैश 10,000 और क्लोजिंग पेएबल 20,000, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी घर पे आपके एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर बाबर आजम। लोन 10% है, इंटरेस्ट ऑन लोन 18% है, और सवाल खत्म। अब लोन की प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, लेकिन इस सवाल में डेट गिवन नहीं है। क्या करेंगे? तैयारी कर ली है सवाल की भी हमने, तो ये भी होमवर्क में आ गया। तो ये 2 सवाल, पहले वहां से 3 सवाल थे होमवर्क में, इनकम वाले 3 सवाल थे, अब्दुल रज़ाक, वसीम अकरम और मिसबा वाला, ठीक है। उसके बाद बाबर आजम वाला और मंसूर वाला सवाल, ये भी होमवर्क में आ गया, ठीक है जी। लिख लिया आप लोगों ने? 5 और 6 होमवर्क में लिख लिए? चलो मेरी तरफ से अप्रूवल खत्म है, लेकिन IAS 23 की तरफ से अभी नहीं खत्म हुआ, अब उधर चलते हैं। ये चैप्टर जो है आप लोग अगर गौर फरमाएं तो ये IAS 23 बोरिंग कॉस्ट है, लेकिन बोरिंग कॉस्ट के चैप्टर में आज मैंने सिर्फ क्वालिफाइंग एसिड की डेफिनेशन लिखवाई है जाते जाते, लेकिन आप ये देख लें कि इस चैप्टर का सवाल कर रहे हैं। असल में तो जो डिस्कशन मैं आज कर रहा हूं लोन, उसके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग की, उसके इंटरेस्ट की, ये अब कहीं जाकर इस्तेमाल होगा बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक में 5वें या 6ठे लेक्चर में। बातें करते रहा करें, फिर बाद में क्वेश्चन किया करें, समझ नहीं आता। उससे पहले हम बोरिंग कॉस्ट बेसिक सीखेंगे। जब पास पेपर के सवालों में ना, तो जो डिस्कशन मैं आज ये करने लगा हूं, ये वहां पे जाकर फिर रेलेवेंट हो जाएगी। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स मांगेगा, लोन लॉन्ग टर्म और करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट करना पड़ेगा, लोन किस्तों वाला होगा तो इंटरेस्ट जो है वो बार बार, ये सारी चीजें कहीं 4थे-5वें लेक्चर में बोरिंग कॉस्ट के जाकर आनी है, जब पास पेपर्स ने जंप इन करना है। उससे पहले तो अगले 3-4 दिन हम बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड सीख लेंगे, छोटे छोटे सवालों से सीखेंगे और फिर पास पेपर में मूव करेंगे। तो ये बात भूलनी नहीं है, इसलिए आज इसकी अच्छी खासी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मैंने आपको करवानी है घर पे। जैसे ये 22 मैंने करवाना है, 23, 24, 25 के साथ सुबह वाली क्लास में जा चुका है, ठीक है। तो वो सारे सवाल छोटे छोटे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन मत देखा करें बेटा। आपको वो जो 5 सवाल एक्रूवल के मिले हैं, वो हर सवाल 5 मिनट से ज्यादा, बल्कि 2 से 3 मिनट में होने वाले हैं। तो 10 से 15 मिनट का वो होमवर्क है, इससे ज्यादा का नहीं है। और ये वाला होमवर्क मैंने खुद जबरदस्ती बढ़ाया है, वरना ये 15 मिनट में आपने कर लेना था। तो मैंने इसको इस तरह से किया है कि ये को आधा घंटा इसके ऊपर लग जाए, तो पौने घंटे का होमवर्क है टोटल। पेज नंबर है आपकी किताबों का 269, पेज 269 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिस्टर टीपू, टीपू वाला सवाल है। टीकू नहीं, टीपू, टीकू सब टीपू 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 जी, अल्लाह करे पहुंच जाए सवाल तक। पुरानी किताब वाले जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा जी सुने, अब बाद में ढूंढना, जब मिल गया तो अच्छी बात है। सुने, मिस्टर टीपू ऑब्टेन लोन अमाउंटिंग टू 90 फ्रॉम HBL ऑन यकम जनवरी 15। हाँ जी, लोन ऑब्टेन किया तो क्या एंट्री पास होगी? हाँ, कैश डेबिट, लोन फ्रॉम बैंक या लोन पेएबल क्रेडिट, पेएबल है, रिसीवेबल नहीं है, पेएबल है, ठीक है ना। ये 90 रुपए की एंट्री होगी। एंट्री वैसे मांगी नहीं है, उन्होंने कहा था इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालो 15 का, मैंने साथ ऐड कर दिया 16 का भी। उन्होंने कहा था टैक्स बना दे सवाल में 15 के, मैंने कहा साथ 16 के भी बना लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। और फिर हर सवाल में ऐसे ही कर दिया मैंने, 15-16 15-16 15-16, थोड़ी प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे ये डर है कि 4 दिन बाद जब इस बात को दोबारा करूंगा और पास पेपर में वो रेलेवेंट हुई पड़ी होगी सही अच्छे सवालों के अंदर, पास पेपर के अंदर, तो वहां जाके ये भूल ना जाए। तो आज थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर याद रहेगी, ठीक है। इसीलिए बोरिंग कॉस्ट की टेक्निकल बातों में मैं आज नहीं गया, सिर्फ एक डेफिनेशन लिखवाई और बस फिर छुट्टी कर ली। अच्छा जी, आगे कहता है, इट कैरीज अ मार्कअप एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। फिर लोन इज रीपेएबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹10 मिलियन ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 15 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो 10 मिलियन प्रिंसिपल और उसके साथ इंटरेस्ट पे होना है, ये सेमी एनुअली पे होना है। सवाल खत्म हो गया। कहीं पे ये नहीं लिखा कि ये लोन कितने अरसे का है। 90 रुपए का लोन है, 10-10 रुपए की किस्तें हैं, तो 90/10 करो तो 9 किस्तें बनती हैं। 9 किस्तें हैं और हर किस्त 6-6 महीने बाद जानी है, तो 4.5 साल का ये लोन है। 4.5 साल के लिए ये लोन लिया है, ऐसे पता लग रहा है, ठीक है। अगर टाइम लाइन पे मैं इसको यूं बना लूं, ये सवाल में यहाँ पे सब खाली है, ठीक है ना। टाइम लाइन पर इस सवाल को अगर हम प्लॉट करें तो यकम जनवरी 15 को, सवाल देख के बताओ, सवाल देखो आप, सवाल आप लोगों के सामने होना चाहिए। यकम जनवरी 15 को 90 रुपए का लोन लिया है, तो ये यकम जनवरी 15 को लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? 90, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं 10-10 की, तो 30 जून 15 पे, 31 दिसंबर 15 पे, 30 जून 16 पे, 31 दिसंबर 16 पे। ये ऐसे पर्चे में नहीं किया करेंगे, तो सिखाने के लिए पहले दिनों में, ठीक है। हाँ, तो जब इंशाल्लाह सीख जाएंगे तो जी, 31 दिसंबर 16 पे, 30 जून 17 पे, 31 दिसंबर 17 पे, 30 जून 18 पे, 31 दिसंबर 18 पे, 30 जून 19 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किस्तें पूरी हो गई। अब लोन की पोजीशन क्या होगी? हर 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 किस्त के पे होने पर प्रिंसिपल चेंज होगा। लोन कौन सा वाला है? टाइप 1 या टाइप 2? ये वाला, फिर ये वाला 1000 या 500 पे हो रहा है। अब प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। देखो, इसको छोड़िए, तो समझाने के लिए कहा था, इसको साइड पे करें, ऐसे ये ना कान फ्यूज कर रहा है।
आपके कान फ्यूज कर रहे हैं, छुपा लो छुपा लो छुपा लो छुपा लो। ये तो सिर्फ बताना था कि जितना सा। हाँ, ये जी टाइप 1 अब जरा बेहतर समझ आया। देखो, एक लोन वो होता है जो इकट्ठा आता है और इकट्ठा एक ही दफा वापस जाता है, तो उसमें इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट होगा सेम अमाउंट से, ठीक है। किस्तों वाले लोन में क्या होता है, इंटरेस्ट हर बार जब किस्त पे होती है तो प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाती है, प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाती है तो इंटरेस्ट भी बदल जाता है, ठीक है ना, तो सही है। तो ये टाइप 2 का लोन है जिसमें किस्तें ही किस्तें हैं। अब सिचुएशन क्या होगी, हमने 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 लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर रेट लगा के इंटरेस्ट निकालना होता है। एम आई राइट? अब जब आपने 10 मिलियन पे किया 30 जून 15 पे, तो 30 जून 15 पर बैलेंस कम होकर 80 रह जाएगा। ऐसे ही फिर 10 70 हो गया। अब इतनी सवाल की रिक्वायरमेंट, जरा रुक जाए, इतना पहले कर लेते हैं। पहला साल पहले मैं कर देता हूं, फिर दूसरा साल आप पहले करेंगे, मैं बाद में करूंगा, ताकि प्रैक्टिस है नकदो नकदी। मुझे ये बताएं कि अगर मैं 2015 का इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा। लोन की प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पे इंटरेस्ट रेट लगता है, ये बात हुई थी हमारी। अब यकम जनवरी 15 को जब लोन लिया तो 30 जून 15 तक, ये साल का दरमियान है ना, जब पहली किस्त पे हुई है, सवाल में लिखा हुआ है सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 15, ये उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 15 तो ये यकम जनवरी 15 है, ये 31 दिसंबर 15, दरमियान मैंने 30 जून 15 डाला हुआ है, ठीक है ना। तो 30 जून 15 पर 90 में से 10 माइनस होगा तो 80 बनेगा, लेकिन 30 जून 15 तक, मैंने क्या बोला, 30 जून 15 पर ये 80 हुआ है, 30 जून 15 पर ये 80 हुआ है, लेकिन 30 जून 15 तक तो ये 80 नहीं था। 30 जून 15 तक तो ये 90 आउटस्टैंडिंग रहा पूरे 6 महीने। यकम जनवरी 15 से 30 जून 15 तक ये 6 महीने तक कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग रही? 90। सवारी 90 ना, 90। अच्छा, तो 90 इंटू 12% पर एनम, वो ना भी लिखते तो हम इसको एनुअली लेते हैं, लेकिन एक मसला हो गया, ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकल आएगा, लेकिन ये 90 पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा ही नहीं, तो हमें 6/12 कर देना जी, 5.4। बिल्कुल कोई भी नोट ना करे, मैं बता रहा हूं, अभी नकदो नकदी आपने दोबारा करना है अगला साल पहले, चलो बाद में कर सकते हो, लेकिन फिर उसको नोट भी कर लेना। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे ही 30 जून 15 वाली ये रीपेमेंट हुई किस्त की, तो प्रिंसिपल बदल के 80 हो गया। अब बाकी के 6 महीने इस हमारे 15 वाले साल में यकम जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक ये कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 80 आउटस्टैंडिंग रहा। तो फिर 80 पर 12%, 80 पर 12% इंटू 6/12 क्यों किया? क्योंकि ये तो 12% पर एनम है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट इसमें निकल आना कितना था? 4.8। तो टोटल कितना हो गया? 10.2। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आएगा 10.2 का पूरे साल का कटा, ठीक है। और बैलेंस शीट में मैं 31 दिसंबर 15 पे खड़ा हूं इधर, ठीक है। ये देखो, ये हैं हम लोग 31 दिसंबर 15 पे, और 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर लायबिलिटी कितनी नजर आ रही है हमें? देखो ना, 90 का लोन अगर लिया और इस साल में 2 किस्तें, ये भी शाम को पे करके घर आए हैं ना, तो शाम को जब घर पहुंचेंगे ये टीपू साहब, तो इनके ऊपर कितनी लायबिलिटी होगी सब इधर देखें। ये शाम को पे करके घर आएगा तो कितनी लायबिलिटी है इस पे? 70। अब ये 31 दिसंबर 15 पे 70 की लायबिलिटी है, एम आई राइट? अब अगला मसला क्या है, क्या ये सारी की सारी ऐसी है जो अगले साल में पे नहीं होनी? अच्छा, क्या ये सारी की सारी ऐसी कि अगले साल में पे हो जानी है? दोनों ही बातें गलत हैं। इस 70 की लायबिलिटी में से कुछ हिस्सा अगले 12 महीने में पे होता है, वो करंट है, और बाकी नॉन करंट। तो यहाँ 31 दिसंबर 15 पे जब आप खड़े होगे ना, तो आपने एक एनक लगाई होनी है, जिस एनक की रेंज जो है, ये एनक है। अच्छा, ऐसे तो ये तो वो लग रहा है खरगोश, ठीक है, यूं कर ले, ठीक है जी। ये एनक है, और ये एनक सिर्फ देख सकती है अगले 1 साल तक, यानी 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर ये सिर्फ 31 दिसंबर 16 तक देख सकती है। 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर ये सिर्फ 31 दिसंबर 16, सिर्फ इसकी 12 महीने की नजर है, ठीक है ना। 12 महीने अगले देख सकने की इस दूरबीन की, इस एनक की जो है वो ताकत, ठीक है। अब आपने खड़े होकर ये अपनी आंखें जो इधर कर दी निकाल के इनसे खड़े होकर जब आपने देखा यहां खड़े होकर लायबिलिटी 70 है, लेकिन इस 70 में से अगले 12 महीने में ये 10 और ये 10 पे हो जाने हैं, तो ये 20 रुपए ये करंट पोर्शन है, ये नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा 1 2 3 4 ठहर दो 5, ये सारी की सारी क्या है? नॉन करंट, ठीक है ना। तो 20 करंट है, क्योंकि यहां खड़े होकर आपने ये एनक लगाई है 12 महीने वाली। 12 महीने के अंदर कितना पे होता नजर आ रहा है? 70 में से 20, तो ये करंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी पर करंट, ठीक है, और बाकी 50 नॉन करंट। अगली बात सुनो, क्या किया करेंगे अगर कोई लायबिलिटी इस तरह से आ जाए, उसको करंट नॉन करंट में तोड़ना हो, तो क्या किया करेंगे? नॉन करंट पोर्शन कैलकुलेट किया करेंगे या करंट? मेरे ख्याल में तो नॉन करंट कैलकुलेट करना मुश्किल है, करंट सिर्फ 12 महीने है, नॉन करंट तो 12 साल भी आगे हो सकते हैं। तो 12 साल 20 साल 50 साल कितना मर्जी हो, हम उसको वो 12 नहीं खाता कि हम उसको बैठ के देखें। आसान काम क्या है, आप करंट कैलकुलेट करें, टोटल में से करंट को माइनस करें, बाकी जितना है वो नॉन करंट, सही है। तो 70 के करंट लोन में से, करंट लायबिलिटी 70 की टोटल लायबिलिटी में से
ये 10 और ये 10, ये टोटल 20 जो है ये अगले 12 महीने में पे हो जाना है, तो इसको हम कह देंगे करंट और बाकी नॉन। अब इधर देखें, यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन और करंट पोर्शन ऑफ, करंट मेच्योरिटी भी इसे कहते हैं, करंट मेच्योरिटी या करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है जी। अब इधर देखें, मैंने कहा लॉन्ग टर्म पोर्शन नहीं, पहले करंट निकाल लिया करो। ठीक है, तो ये आप खड़े, कहां खड़े आप, ये आप खड़े, ये आप खड़े, यहां खड़े होकर आपको क्या नजर आ रहा है, अगले 1 साल में ये 2 पेमेंट्स हो जानी है। ये तो हो चुकी है ना, ये होने के बाद 70 की लायबिलिटी जो बची है, इसके बारे में आप कह रहे हैं अगले 1 साल में इसमें से भी 20 पे हो जाना है, इसमें से भी 20 पे हो जाना है। तो 10 इंटू 2, ये आपने पहले कैलकुलेट करके करंट पोर्शन कितना लिखा, 20। अब इधर देखो, अगर 20 करंट है और टोटल लायबिलिटी जो है वो 70 है, तो 70 में से 20 माइनस कर दो, बाकी जितना भी बचेगा वो नॉन करंट आ जाए। समझ आई? समझ आई है तो फिर इसको जल्दी से नोट करके 16 भी कर दे मुझे, आपके पास दोनों कामों के लिए टोटल 2 मिनट है। हाँ जी, हाँ है, हाँ है जी, सॉरी, जल्दी करें, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। फोटो बनाएगा तो कम हो गया, ये करो, ये काम करो, ये पहले करो, टाइम लाइन पे तस्वीरें बना रहा है बेटा। शाबाश, जल्दी से कर लें इसको, और 16 का साल भी मुझे करके दीजिए टोटल। पहले स्टेप, पहले पार्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालें, दूसरे में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं। शेती करें, शेती शेती करें। जिन्होंने तस्वीरें बनानी बना लें ताकि मैं कुर्सी पे बैठ सकूं। कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने इसको नोट कर लिया? अभी तो नोट ही किया खैर से, ये वाला नोट कितने बच्चों ने कर लिया? माशाल्लाह, 10-12 बच्चे भी नहीं है। 16 तो मैंने कहा अभी नहीं, कि मैंने कहा सिर्फ 15 किसने नोट कर ली, वो भी किसी ने नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है, वैसे सुस्त लोग हैं। एक्रूअल पे फिर समझो 3 दिन लग ही गए हैं, लेकिन अच्छा हो गया ना, अब तैयार जबरदस्त हो गया। अब जिस टॉपिक में भी आएगा इस पे नहीं खपना पड़ेगा। मेहनत, एक दफा की हुई मेहनत बार बार की तकलीफ हो, महंगा रोए एक बार सस्ता रो वाली बात है। एक बार 3 दिन लगा लिए ना, बस अब सारा सेशन एक्रूअल से इंशाल्लाह सुकून हो जाएगा। आना इसने हर टॉपिक में आगे आके टच करना है आपको। जैसे बोरिंग कॉस्ट देखो, आप शुरू कर चुके हो, इस वक्त बोरिंग कॉस्ट शुरू हो गया, ये बोरिंग कॉस्ट के चैप्टर से आप सवाल कर रहे हैं, इसमें एक्रूअल ही है इस वक्त। ये 4 से 5वें लेक्चर में गालिबन पास पेपर के सवालों में आपको ये बिल्कुल ऐसे अप्लाई होता नजर आएगा। ऐसे ही लोन हो गया, ऐसी किस्तें होंगी, ऐसी इंटरेस्ट होगा, वहां पे भूलना नहीं। बस आज करवा ये सवाल इसलिए क्योंकि कंटिन्यूटी में चल रहा था रूल्स। ओके जी, कितने बच्चे कर चुके? चलें जी, तकरीबन कोई 30-40 बच्चे कर चुके हैं, इसलिए बाकी 30-40% हाइब्रिड में हाथ ही नजर आए मुझे सही। हाँ, काफी सारे, उधर ज्यादा बच्चों ने कर लिए। हाइब्रिड एज यूजुअल आप लोगों से ज्यादा, आप लोगों से तो सारी अच्छे हैं ना, फिजिकल वाली ये जो क्लास है ना, पिछली क्लास भी इससे अच्छी है। हाइब्रिड तो उनकी भी उनसे, हाँ जी, मैं ही मसा, मेरा कसूर है, मेरा कसूर है, वो मुझे मारो वाला भाई हूं मैं। ठीक है ना? अच्छा जी, चलें छोड़ें, हर वक्त क्रिकेट सर सवार होती है ऐसे कहना चाह रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा सा जरा यार आप लोगों को वैसे होती तो है। अच्छा सुने, 16 का साल आता है, और ये देखें जी, 16 के साल में जब ये प्लीज 15 की शाम को ये 10 पे करके आया टीपू, तो घर पे आकर जब बिस्तर पे लेटेगा तो 70 की लायबिलिटी फील कर रहा होगा। अब ये 70 की लायबिलिटी अगले दिन, पहले दिन से आउटस्टैंडिंग है। अब ये 70 यकम जनवरी 16 से 30 जून 16 तक आउटस्टैंडिंग रहेगा, और फिर एक किस्त पे हो जाएगी। इसका मतलब 70 रुपए पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करोगे, 70 इंटू 12%, लेकिन 6/12 जी 4.2, और फिर एक 10 की रीपेमेंट हो जाएगी और 60 बच जाएगा। ये देखो ना, ये 10 की रीपेमेंट के बाद यहाँ क्या बचना है, 60। अब ये 60 ने यकम जुलाई 16 से 31 दिसंबर 16 तक आउटस्टैंडिंग रहना है इंटरेस्ट निकालने के लिए। जी बोले, ठीक है, 7.8 टोटल इंटरेस्ट आ गया, और 31 दिसंबर 16 पर लायबिलिटी बच गई है 50। तो सही है, ठीक है। अब ये 7.8 का इंटरेस्ट एक्सपेंस, अच्छा वैसे ये क्या हो रहा है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हर साल कम क्यों होता जा रहा है? हर दफा जिस पे रेट लग रहा है वो कम हो रहा है, इंस्टॉलमेंट्स पे होती जाए, प्रिंसिपल कम होता जाता है, इंटरेस्ट भी कम होता चला जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है सुबह 50 की लायबिलिटी। अब आप 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर 12 महीने वाली एनक लगाएंगे यहां खड़े होकर, तो आपको ये 2 पेमेंट्स
अगले 1 साल में 17 वाले साल में पे होती नजर आएंगी। तो ये क्या है? करंट लाइबिलिटी। देखें आप यहां खड़े होकर कह रहे थे 70 की लाइबिलिटी है, बिल्कुल है, लाइबिलिटी 70 ही है, सिर्फ तोड़ के हमने उसको लिख दिया है, कुछ नॉन करंट कुछ करंट। ये अगले 12 महीने में खत्म हो जाएगी, ये 12 महीने में खत्म नहीं होगी, है लाइबिलिटी 70 की ही। देख लो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में ये कौन सा मैंने पे कर दिया, 15 में खड़े होकर कह रहा हूं ये भी पेएबल, ये भी पेएबल, ये अगले 12 महीने में पेएबल, उसके बाद पेएबल। ठीक है, टोटल पेएबल कितना? 70 का भी 70। ठीक है, ऐसे ही ये 50। इस वक्त 31 में 16 पे खड़े हो तो ये वही तो कह रहे थे, यही तो पिछले साल कहा था कि ये 50 जो है अगले साल भी पेएबल होगा। चेक कर लो, अगले साल भी पेएबल। अब इसमें से 20 करंट और बाकी नॉन करंट। ठीक, 20 करंट, बाकी जितना भी है वो नॉन करंट। तो 10 इंटू 2, इससे आ गया हमारे पास करंट पोर्शन। और आसान है ना करंट निकालना, सिर्फ 12 महीने देखने होते हैं। अब बाकी बची हुई लायबिलिटी है टोटल 50, इसमें से 20 अगर करंट है तो बाकी 30 जो है वो नॉन करंट। ठीक है जी, ये है जी मुकम्मल सवाल। ठीक है, चले ओके जी। अब इनसे अगले 3 सवाल हैं, 23वां, 24वां, 25वां, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। रिक्वायरमेंट 1-1 साल की थी, उसको 2-2 साल कर लें। ठीक है, इसी तरह से लोन है किस्तों वाले, इंटरेस्ट रेट गिवन है, एक्सपेंस निकालना है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। मैं जर्नल एंट्रीज नहीं करवा रहा, करनी पड़ेंगी तो वो भी कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक हो गया जी, तस्वीर कशी हो चुकी। ये देखें जी, 23 आतिफ, 24 तैमूर, 25 चूहा। ये तीनों सवाल आपने लाजमी करके आने हैं, मिस्टर चूहा वाला भी करना है। ठीक है, और ये सब में देख लो 15 एंड 16, 15 एंड, मैंने कल चेक भी करना, वो 15 सिर्फ करके ना आ जाना। 15 एंड 16, 15 एंड 16, इसके ऊपर को आपका शायद आधा घंटा लग जाए, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आपने सवाल करके देखा ही टोटल तीनों पे। ठीक है, और 15 मिनट के दूसरे सवाल है तो 45 मिनट का होमवर्क है, लाजमी करके आइएगा। ठीक है, चले बस अब 2-4 बातें सुन लो फिर छुट्टी। प्लीज बेटा खामोश हो जाएं। असेसमेंट का सिलेबस जितना हमने बुध तक पढ़ा होगा, बुध कल है, मैच वाले दिन तक, अच्छा जुमेरात तक जितना पढ़ा होगा, जुमे को है ना असेसमेंट जुमेरात तक जो पढ़ेंगे चलो वो टेस्ट में नहीं होगा, बुध तक जो पढ़ लिया वो टेस्ट में। आप कल देखना मैं कितना बोरिंग कॉस्ट कराता हूँ तुम लोगों को, तुम जो बच रहे हो ना। और टेस्ट तो वैसे भी एक स्टेप आपको थोड़ा सा आगे होता ही है। हाँ जी होता है। सुने जी, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। बोरोइंग का मतलब होता है, मिसाल के तौर पे लोन जैसे हमने ऑब्टेन किया, लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, और जब ये प्लीज बेटा, जब ये लोन ऑब्टेन किया जाता है बैंक से तो बैंक उस पर कुछ कॉस्ट्स भी लेता है। जैसे मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट हो गया, अभी देख रहे थे, ऐसे ही कोई बैंक चार्जेस हो सकते हैं, बैंक कमीशन हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है जी, ये कुछ कॉस्ट हैं जो आपको पे करनी पड़ सकती हैं। जब लोन लेते हैं तो अभी हमने एंट्री देखी थी, लोन लेते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, लोन फ्रॉम बैंक या लोन पेएबल क्रेडिट। ठीक है जी, यार चुप कर जाएगा, बोला करो प्लीज। और अगर कोई कॉस्ट इनकर करनी पड़ी आपको ये बोरोइंग ऑब्टेन करने की, ठीक है, तो उसकी एंट्री होती है डेबिट। लेट्स से इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक चार्ज तो बैंक चार्जेस, बैंक कोई भी एक्सपेंस है वो डेबिट करके आप क्रेडिट जो है वो कैश को कर लेते हैं। ठीक है ना, कैश या पेबल्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, ये मतलब बताया मैंने बोरिंग कॉस्ट का मतलब, बोरिंग लोन और कॉस्ट जो उस लोन को ऑब्टेन करने के लिए बैंक को पे करनी पड़ती है। अच्छा, अगली चीज जो हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं वो है क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन। देसी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। क्वालिफाइंग एसेट होता है एक एसेट जो के बनने में, मैंने बताया भी था पहले आपको, पहले एक दिन वो जब ऑर्चिड वाला पता नहीं कौन सा सवाल था जिसमें वो एक एडजस्टमेंट आई थी, इसमें इंटरेस्ट को इग्नोर करना, थोड़ी सी बात की भी थी और कहा था कि इंशाल्लाह हम वक्त आने पे तफसील से बात करेंगे। वो वक्त आ चुका है, वो कल इंशाल्लाह वक्त आएगा, आज बहरहाल बात शुरू हो गई है। ठीक है, ऐसा एसेट जो अच्छा खासा अरसा ले बनने के लिए, विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज, टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज। ठीक है, तो ऐसा एसेट जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। हमने स्टैंडर्ड से कहा यार ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, कोई बता दो, तो स्टैंडर्ड चुप। फिर अकाउंटेंट्स ने अपने तौर पे, ये जो किताबों के अंदर लिखा हुआ मिलता है, अच्छे खासे अरसे को यूं कहा कि 3 से 4 माह। अगर कोई एसेट, हाँ इससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है, अगर कोई एसेट बनने में 3 से 4 महीने का अरसा ले कम से कम, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग एसेट।
अगली बात, अगर कोई क्वालिफाइंग एसिड हम लें, सॉरी क्वालिफाइंग एसिड कोई बनाए, लेयर वो तो बना बनाया होता है, क्वालिफाइंग नहीं होता। जो एसिड बना बनाया खरीदोगे ना, वो क्वालिफाइंग नहीं है, क्योंकि वो बनने में अच्छा खासा अरसा नहीं लेता। प्लांट है ना, प्लांट प्लांट अगर इंस्टॉलेशन में 3-4 महीने लगे हैं तो क्वालिफाइंग एसिड है। कल एग्जांपल्स बताऊंगा इंशाल्लाह। बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग अगर बन रही है तो बनने में 6-8 महीने साल लेगी, तो क्वालिफाइंग एसिड है। लेकिन अगर आपने बनी बनाई बिल्डिंग खरीद ली है, ये क्वालिफाइंग एसिड नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा अरसा नहीं लगता इसको बनने में। ठीक है, चलो। अच्छा, बहरहाल हम ये यहां पर पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह कि जो अगर कोई क्वालिफाइंग एसिड आपने कंस्ट्रक्ट किया है और उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने बैंक से कोई लोन लिया है और उस लोन पे कोई इंटरेस्ट पे किया है, तो उस इंटरेस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करना है। अब कब से कब तक करना है, कौन सा वाला करना है, ये रजिस्टर बंद करने वालों को भी धक्का लगेगा, कुछ लिखना है। ठीक है, वो इंशाल्लाह कल बात करूंगा। फिलहाल सिर्फ आपको ये बताया क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है। ठीक है, सही है। एक छोटी सी बात आप सुनिए और फिर छुट्टी। आपको याद है, आपको याद है कि आपने प्लांट खरीदा था, तो प्लांट खरीदने की एंट्री होती है प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 500 से। फिर उसके बाद कुछ खर्चे होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, तो आपने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया। कितने से जी? 10 रुपए से। फिर कुछ इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया आपने। जी सही है, सब सब सही है। अल्लाह के बंदो सही नहीं है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ये तो डेबिट नहीं होते थे, ये तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी। हम इनकी एंट्री किया करते थे प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, ये जो टोटल अमाउंट होती थी 560 मिसाल के तौर पे बनी, ये पूरा 560 हम नॉर्मली क्या करते थे, हम ये 560 पूरे का पूरा प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट कर देते थे, यानी 60 रुपए को हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते थे। ठीक है, तो ये जो 60 रुपया एसेट की कॉस्ट में ऐड हुआ है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। क्या कहा जाता है जी? कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है ना जी? तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट को एसेट में ऐड कर देना, एसिड कॉस्ट में, खर्चों को एसिड कॉस्ट में ऐड कर देना, तो वो क्या बन जाता है फिर? ये क्या कहलाता है फिर? कैपिटलाइजेशन। तो जैसे 10 और 50 को हमने एसिड कॉस्ट में ऐड किया था, हमें आगे 16 ने कहा था, ऐसे ही कल इंशाल्लाह हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री को बदल देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की बजाय इसकी एंट्री करेंगे प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, और ये कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट कहलाएगा। और ये आईएस 23 हमें बताएगा कि कितने अरसे की, कब से शुरू करके कब खत्म करके इसको ऐड करना है। ये सारी बातें इंशाल्लाह होंगी बाज़ाब्ता तौर पे। मैंने कहा इसका नाम लिख लें और थोड़ी सी बातें कर लें हम इस स्टैंडर्ड की। होमवर्क आपको दे दिया है, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।
है।